Hello everyone, welcome to 12th Commerce OC lecture. We are in chapter number 7, that is consumer protection. We have already covered what is consumer and what are the rights of consumer. Today we are going to start with page number 139 in your textbook, that is Consumer Protection Act 2019. फ्रेंड्स, ये जो पर्टिकुलर एक्ट है 2019, ऐसा नहीं है कि ये 2019 में बनाया गया, उसके पहले हमारे यहाँ पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए कुछ था ही नहीं, नॉट लाइक दैट। इसके पहले था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के लिए सेपरेट एक्ट और उसी को रिवाइज किया गया। वो जो पुराना एक्ट था वो लगभग 1956 का होगा, तो ओल्ड एक्ट था, उसमें बहुत सारे चेंजेस आना बहुत जरूरी थे क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो बहुत सारे कस्टमर ऑनलाइन परचेस सेल करते हैं, तो वो भी कुछ बातें उसके अंदर इंक्लूड होनी चाहिए एग्रीमेंट से रिलेटेड। हेंस इसको पूरा का पूरा क्या किया गया, रिवाइज किया गया 2019 में। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 रिसीव्ड द assent of the president on 9th August 2019। तो यहाँ पर प्रेसिडेंट का एक नोट मिला हमें 9th अगस्त को, यस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 हम इशू कर सकते हैं पब्लिक के सामने। इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन अपॉइंट एंड डिफरेंट डेट्स में बी अपॉइंटेड फॉर डिफरेंट स्टेट एंड फॉर डिफरेंट प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। अच्छा, इसका क्या मतलब हो गया? यहां पर प्रेसिडेंट ने तो इसको स्वीकृति दे दी है, बट अभी तक ये पूरी तरीके से लागू हुआ नहीं है। कैसे लागू होगा? जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट चाहेगी वैसे लागू होगा, जैसे वो नोटिफिकेशन दे देगी। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि डिफरेंट स्टेट में इसको लागू करने का डिफरेंट डेट होगा, ठीक है ना, डिफरेंट प्रोविजंस होंगे। हर एक स्टेट का अपना एक अलग तरीका होता है, एक कस्टम होता है, तो उसको फॉलो करने के लिए इसको स्लोली एंड ग्रेजुअली हर एक स्टेट में लागू किया जा सकता है। एंड एनी रेफरेंसेस इन एनी सच प्रोविजन टू द commencement of this act shall be construed as reference to the coming into force of that provision। तो क्या बता दिया? इसमें अगर कोई भी ऐसा आपको प्रोविजन मिलता है जो हमें रेफरेंस देता होगा किसी प्रोविजन के फोर्स में आने का, तो हम उस प्रोविजन का इस्तेमाल कर सकते हैं। व्हाट डज इट मीन? इसके पहले का जो एक्ट होगा वो लागू हो जाएगा, जब तक ये लागू होता नहीं है। The central government initially passed the Consumer Protection Act on 24th December 1986। देखिए ये पुरानी डेट है। ओल्ड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इंडिया का कौन सा था? 24 दिसंबर 1986 का। In 2019, Ministry of Law and Justice has proposed new act। तो देखो 86 के बाद वापस से इसको रिवाइज किया गया, नया एक्ट लेकर के आया गया, करेक्ट है। ऑलमोस्ट अराउंड आप देख सकते हैं 44 इयर्स के बाद, है ना, या 43 इयर्स के बाद इस एक्ट को क्या किया गया है? रिवाइज किया गया है एज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, which has received the assent on 9th August 2019। ये हमने ऊपर बात की कि प्रेसिडेंट का एक्सेंट मिल गया। This act made provision for the establishment of consumer dispute redressal agency। मतलब यहां पर प्रोविजन बनाए गए हैं जिसके तहत जो डिस्प्यूट रिड्रेसल एजेंसी है उनका गठन किया जाएगा, एस्टेब्लिशमेंट किया जाएगा, known as district commission at the district level, state commission at the state level and national commission at the apex body at the central level। apex body मतलब टॉप मोस्ट अथॉरिटी। उससे ऊपर अगर आपको जाना है तो सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा, ठीक है ना। बट कंज्यूमर कोर्ट की जो बात करते हैं उसमें टॉप मोस्ट अथॉरिटी कौन सी है? नेशनल कमीशन। तो पहला था डिस्ट्रिक्ट कमीशन, सेकेंड वन इज स्टेट लेवल एंड थर्ड वन इज स्टेट नेशनल कमीशन। The act covers all complaints
with relevant merchandise or services and unfair trade practices। तो इसके अंदर ये जो एक्ट है इसके अंदर ये सारी चीजें कवर होती हैं, पहले जो कवर नहीं हो पाती थी उनको भी कवर किया गया। फॉलोइंग आर द कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम एस्टेब्लिश अंडर द एक्ट। तो सबसे पहला इसमें आ जाता है डिस्ट्रिक्ट कमीशन, याद है ना, 3 टायर सिस्टम है, तो पहला कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कमीशन। अब डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन कौन से बेसिस पे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, कौन से बेसिस पे कर सकते हैं? तो सबसे पहले आप देखिए मीनिंग क्या है। अ कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन एट ईच डिस्ट्रिक्ट, तो ध्यान दीजिए ये कहां पर है, एट ईच डिस्ट्रिक्ट एस्टेब्लिश्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इज नोन एज डिस्ट्रिक्ट कमीशन। तो दूसरा क्वेश्चन आता है कौन एस्टेब्लिश करता है, कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट ये पर्टिकुलर फोरम को एस्टेब्लिश करता है, उसकी स्थापना करता है। मतलब हर एक स्टेट का अपना अलग क्या होगा, डिस्ट्रिक्ट फोरम होगा, डिस्ट्रिक्ट कमीशन होगा। कौन कौन है इसमें, कंपोजिशन क्या है, ईच डिस्ट्रिक्ट कमीशन शैल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, कौन कौन होगा, तो ध्यान दीजिए कुछ चीजें रिपीट होंगी बाद में। तो फर्स्ट प्रेसिडेंट, सबसे पहले हमें कौन चाहिए यहाँ पर, प्रेसिडेंट चाहिए, मतलब वो जो पर्टिकुलर कमिटी है या वो जो पर्टिकुलर कमीशन है उसमें एक व्यक्ति प्रेसिडेंट होना चाहिए। तो आप प्रेसिडेंट किसको बना सकते हो, अ पर्सन हु इज सिटिंग और रिटायर्ड और क्वालिफाइड टू बी डिस्ट्रिक्ट जज, ऐसा व्यक्ति जो क्वालिफाई हो, मतलब जो डिस्ट्रिक्ट जज बनने के लायक हो, या तो वो रिटायर हो चुका हो या अभी भी जज हो, ये तीनों में से कोई भी केस होगा तो डिस्ट्रिक्ट जज को हम क्या बना सकते हैं, प्रेसिडेंट। मेंबर कौन होगा, नॉट लेस देन 2 एंड नॉट मोर देन सच नंबर ऑफ मेंबर्स एज मे बी प्रिस्क्राइब, मतलब 2 से कम नहीं और दूसरा ज्यादा नहीं जितना कहा गया है, जो भी कहा गया होगा लॉ में, इन कंसल्टेशन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जितना कहती है उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए और 2 से कम मेंबर नहीं होने चाहिए, मतलब मिनिमम 2 मेंबर्स तो यहां पर होने चाहिए। टेन्योर क्या पीरियड होगा, any person appointed as president or a member of the district commission shall hold office as such as president or as a member till the completion of his term for which he has been appointed। तो जिस पर्टिकुलर टर्म के लिए उसको अपॉइंट किया गया है, से फॉर एग्जांपल 3 इयर्स के लिए अपॉइंट किया गया है, तो 3 इयर्स तक उसका कार्यकाल चलेगा, उसके बाद ही वो क्या हो जाएगा, वहां से रिटायर होगा। The members will hold office for a term of 5 years or up to the age of 65 years whichever is earlier। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि या तो आपको टेन्योर 5 साल के लिए मिलेगा और आपकी जो मैक्सिमम एज है वो 65 इयर्स तक होने तक की मिलेगी। फॉर एग्जांपल आपकी एज करंटली अभी चल रही है 62 इयर्स, तो आप नेक्स्ट 5 इयर्स राज कर सकते हो, राज कर सकते हो मतलब यू कैन बिकम अ प्रेसिडेंट और टिल द एज ऑफ 65 इयर्स। अब देखो नेक्स्ट 5 इयर्स तक जाएंगे तो आपका एज कितना हो जाएगा, 62 प्लस 5 कितना होता है, 67, चलेगा क्या, नहीं, विच एवर इज अर्लियर, मतलब हम क्या करेंगे यहाँ पर, टिल द एज ऑफ 65, तो 65 ईयर होने के लिए उसको कितने ईयर चाहिए, 3 इयर्स, तो हम सिर्फ 3 इयर्स एक्स्ट्रा इनको प्रेसिडेंट के रूप में देख सकते हैं, उसके बाद इनको क्या कर दिया जाएगा, रिटायर कर दिया जाएगा। तो टेन्योर समझ में आया, वही बताया गया यहाँ पर, टर्म ऑफ 5 इयर्स और अप टू द एज ऑफ 65 इयर्स विच एवर इज अर्लियर, दोनों में से जो पहले होता है। गेटिंग इट एवरीवन? क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, द मेंबर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमीशन, मतलब अगर आपको मेंबर बनना है तो क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, फर्स्ट वन आपका एज जो है वो 35 ईयर से कम होना चाहिए,
less than 35 years. Next, education. They should possess a bachelor degree from the recognized university. तो कम से कम वो व्यक्ति के पास बैचलर की डिग्री होनी चाहिए, मतलब स्नातक होना चाहिए, बीकॉम हो चुका होना चाहिए, ग्रेजुएशन। एक्सपीरियंस कितना चाहिए? They should have adequate knowledge and at least 10 years experience in dealing with the problem. जो भी प्रॉब्लम के बारे में चर्चा होने वाली है, तो ऐसे जो भी प्रॉब्लम है रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स, लॉ, कॉमर्स, अकाउंटेंसी, इंडस्ट्रीज, ऐसे किसी प्रॉब्लम के बारे में जो भी चर्चाएं होती है उसका उसको 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। हाउ मेनी इयर्स? 10 इयर्स एक्सपीरियंस। ठीक है, तो ये था क्वालिफिकेशन। टोटल 3 qualifications are there. First one, age. Member should not be less than 35 years of age. कम से कम उनकी उम्र 35 साल की होनी चाहिए। नंबर 2, possess a bachelor degree. वो जो पर्टिकुलर पर्सन है जो मेंबर बनना चाहता है उसके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। थर्ड वन, ये व्यक्ति ने इकोनॉमिक्स, लॉ या कॉमर्स, अकाउंटेंसी, इंडस्ट्री से रिलेटेड प्रॉब्लम्स पे वर्क किया है। कितना? 10 इयर्स एक्सपीरियंस देनी, 10 इयर्स एक्सपीरियंस देनी। सो व्हाट इज इट्स टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन? मतलब इसकी जो न्यायिक व्यवस्था है उसका स्कोप कहां तक है, कौन से ज्यूरिडिक्शन के केसेस ले सकता है। सो टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमीशन इज एंटायर डिस्ट्रिक्ट इन विच इट इज एस्टैब्लिश। तो जहां पर ये एस्टैब्लिश है उस पूरे डिस्ट्रिक्ट का ये केसेस ले सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप लोअर परेल चले जाएंगे तो वहां पर आपको एक डिस्ट्रिक्ट कमीशन मिलेगा जो मुंबई के जो पॉश इलाके हैं, है ना, मेन मुंबई जिसको हम बोलते हैं, उसके केसेस वहां पे चलते हैं। तो जो बाद में जो मुंबई सबब है, दादर के बाद वाले सब, उसके लिए आपको कहां जाना पड़ेगा? आपको उसके लिए बांद्रा ईस्ट में जाना पड़ेगा। तो बांद्रा ईस्ट में कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट फोरम है, वहां पर आप जा सकते हैं। तो इसका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ज्यूरिडिक्शन आता है, तो आपको पता करना पड़ेगा आप कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो उस डिस्ट्रिक्ट का फोरम कहां पर है, अकॉर्डिंगली आप वहां पर जाकर के केस फाइल कर सकते हो। दूसरा ज्यूरिडिक्शन ये लगाते हैं मॉनिटरी ज्यूरिडिक्शन। कौन सा ज्यूरिडिक्शन? मॉनिटरी ज्यूरिडिक्शन। मतलब कितने अमाउंट तक के केसेस यहां पर लड़े जा सकते हैं। सो डिस्ट्रिक्ट कमीशन shall have jurisdiction to entertain complaints where the value of goods or services paid as consideration does not exceed 1 crore। क्या बता दिया? does not exceed 1 crore। मतलब ऐसे केसेस जहां पर वैल्यू लेस देन 1 करोड़ है, लेस देन 1 करोड़, मतलब आपका जो भी केस है, लाख, 2 लाख, 50 लाख, 90 लाख, 1 करोड़, 1 करोड़ से कम तक के जितने भी केसेस रहेंगे ना, आप डिस्ट्रिक्ट फोरम में केस कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद आता है अपील। अपील का मतलब क्या हो जाता है? मतलब अगर आप इस डिस्ट्रिक्ट फोरम के जजमेंट से खुश नहीं हो, आपको इनका जो भी न्याय था, इन्होंने जो आदेश दिया या इन्होंने जो कंक्लूजन दिया, रिजल्ट दिया, उससे आप सहमत नहीं हो, तो क्या आप कहीं अपील कर सकते हो? यस, कर सकते हैं। एनी पर्सन एग्रीव्ड, एग्रीड मतलब जो खुश नहीं है, कोर्ट के डिसीजन से जो पर्सन एग्रीव्ड है, खुश नहीं है, बाय एन ऑर्डर मेड बाय द डिस्ट्रिक्ट कमीशन मे प्रिफर एन अपील, वो एक अपील प्रिफर कर सकता है अगेंस्ट सच ऑर्डर टू द स्टेट कमीशन। कहां जा सकता है वो? स्टेट कमीशन में जा सकता है। बट याद रहे उसको अपील 45 डेज के अंदर करनी पड़ेगी। हाउ मेनी डेज? 45 डेज के अंदर। जब से ऑर्डर पास हुआ डिस्ट्रिक्ट कमीशन का, आपको पसंद नहीं आया, तो विद इन 45 डेज आप स्टेट कमीशन में कंप्लेन कर सकते हो, अपील कर सकते हो
from the date of the order in such form and manner as may be prescribed. जैसे वहां पर जिस तरीके से वो लिया जाता है उस तरीके से आपको भेजना पड़ेगा, अपील करनी पड़ेगी, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट फोरम से अगर सेटिस्फाई नहीं हो तो कहां जा सकते हो, स्टेट कमीशन में जा सकते हो। द स्टेट गवर्नमेंट by notification may make rules about qualification, methods of recruitment, terms of office, recognition and removal of president and members of the district commission। तो इसका जो पूरा हैंडलिंग है किसका, डिस्ट्रिक्ट कमीशन का या डिस्ट्रिक्ट फोरम का, जो भी हैंडलिंग है, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है, डिसीजन मेकिंग है रिलेटेड टू क्वालिफिकेशन, मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट, टर्म ऑफ ऑफिस, रेजिग्नेशन एंड रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब प्रेसिडेंट से रिलेटेड जो भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, ये कौन गवर्न करेगा, ये स्टेट गवर्नमेंट गवर्न करता है। कौन गवर्न करता है, स्टेट गवर्नमेंट। हाउएवर any person already appointed as a president or member of the district commission immediately before the commencement of this act, मतलब कोई अगर इस एक्ट के स्टार्ट होने के पहले प्रेसिडेंट बन गया है, will remain on the same post till the completion of his term, तब वो क्या होगा, उसको कोई निकाल नहीं सकता, उसका टर्म जब तक है 5 इयर्स का तब तक वो यहां पर प्रेसिडेंट बना रहेगा। तो कौन से एक्ट की बात करें, 2019 का एक्ट अभी तक लागू हुआ नहीं है, तब तक क्या होगा, जो पुराना लॉ था एज पर 1986 वाला, उसके हिसाब से जो भी आपका टर्म डिसाइड हुआ था, से फॉर एग्जांपल 5 इयर्स, तो 5 इयर्स तक आपको कोई निकाल सकता नहीं है अगर आप उसके पहले अपॉइंट हो गए हो, और बाद में अपॉइंट हुए हो तो स्टेट गवर्नमेंट कभी भी कोई भी डिसीजन ले सकता है, ठीक है। Moving towards the next commission, upper level, which one? State commission। तो district commission या district forum के बाद वाला stage कौन सा है, state commission। इसमें क्या होता है, a consumer dispute redressal commission at the state level। कौन सा लेवल है, state level, established by the state government। अभी देखो ये दोनों ही, district forum भी किसने establish किया, state government ने, और स्टेट लेवल का कमीशन भी किसने एस्टेब्लिश किया, स्टेट गवर्नमेंट ने ही किया है। इज नोन एज स्टेट कमीशन, इसको कहा जाता है स्टेट कमीशन। इट इज आल्सो कॉल्ड एज स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। तो पूरा कहा जाए तो इसको आप इस तरीके से बोल सकते हैं, स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। इसका कंपोजिशन कैसे रहेगा, तो सबसे पहले प्रेसिडेंट की बात करते हैं, कंपेयर करके बात करेंगे। डिस्ट्रिक्ट फोरम में हमने देखा था कि डिस्ट्रिक्ट जज होना चाहिए, या रिटायर्ड जज होगा डिस्ट्रिक्ट का तो भी चलेगा, या डिस्ट्रिक्ट जज बनने के लायक होगा तो भी चलेगा। यहां पर कौन है, यहां पर हम देख रहे हैं स्टेट कमीशन के लिए प्रेसिडेंट, अ पर्सन हु इज सिटिंग और रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट मतलब यहां पर हमें हाई कोर्ट का जज चाहिए, और ये जज या तो करंटली सिटिंग पोजीशन में हो, सिटिंग मतलब अभी कार्यान्वित हो, या तो रिटायर हो चुका हो, चलेगा, रिटायर भी होगा ना तो भी चलेगा। शैल बी अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट एज द प्रेसिडेंट ऑफ स्टेट कमीशन इन द कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। तो जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है उसके कंसल्टेशन के साथ में वो यहां का क्या बनेगा, प्रेसिडेंट बन सकता है, ठीक है। मेंबर कितने मेंबर होने चाहिए, नॉट लेस देन 4। यहां पर बात कर रहे हैं नॉट लेस देन 4, वहां पर कितने थे, नॉट लेस देन 2, यहां पर नॉट लेस देन 4, और नॉट मोर देन सच नंबर ऑफ मेंबर्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड इन कंसल्टेशन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। या तो ज्यादा से ज्यादा जितना सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है उतना ही आप रख सकते हो। तो मैक्सिमम के बारे में तो क्या बोलते हैं, एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, जितना कहा गया है उतना, कितना कहा गया है वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी, बट मिनिमम कितना होना चाहिए, नॉट लेस देन 4, कम से कम 4 होने चाहिए, कौन, मेंबर्स। टेन्योर क्या पीरियड मिलेगा यहां पर, वहां पर हमने देखो डिस्ट्रिक्ट फोरम में हमने 65 इयर्स का एज देखा था, यहां पर द मेंबर विल होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 इयर्स और अप टू द एज ऑफ 67 इयर्स। ध्यान दीजिए यहां पर एज लिमिट इंक्रीज हो गई है, ठीक है ना,
5 years और 67 years, या 67 का एज कहेंगे हम यहाँ पर, ठीक है ना। ऊपर डिस्ट्रिक्ट फोरम में जब हमने देखा था तो वहां पर क्या था, वहां पर रिक्वायरमेंट थी ओनली फॉर 5 year एंड साइड बाय साइड 65 years ऑफ एज। कितना? 65 years ऑफ एज, ठीक है। So 5 years and up to the age of 65. Whichever is earlier, whichever is earlier. तो ये कंपैरिजन हमको साथ में लेकर के चलना है कि डिस्ट्रिक्ट का होगा तो 65 ईयर में रिटायर हो जाएगा, बट अगर स्टेट कमीशन का मेंबर होगा तो 67 की एज में रिटायर होगा, और 5 ईयर whichever is earlier। क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए? द मेंबर ऑफ द स्टेट कमीशन शैल हैव द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन। पहले तो उसका एज 35 से कम नहीं होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है ना। आपका एक एक्सपीरियंस होना चाहिए। 25 कंप्लीट होते होते तो आपका एजुकेशन कंप्लीट होता है, प्लस 10 इयर्स का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए ना। तो 35 का मिनिमम एज होना चाहिए। एजुकेशन, एजुकेशन कितना होना चाहिए? तो बैचलर डिग्री उसके पास होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए? तो एटलीस्ट 10 इयर्स एक्सपीरियंस। कितना? एटलीस्ट 10 इयर्स एक्सपीरियंस किस फील्ड में? dealing with the problems related to economics, law, commerce, accountancy, industries and public affairs और एडमिनिस्ट्रेशन। इन सब डिपार्टमेंट में या इन सब स्ट्रीम से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उससे उसने 10 साल तक डील किया हो, ऐसा पर्सन को हम क्या बना सकते हैं? मेंबर बना सकते हैं। इसमें टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन क्या है? ऑब्वियसली स्टेट कमीशन है तो पूरा स्टेट इन्वॉल्व हो जाएगा, राइट। It can entertain original cases as well as appeals against the order of the district commission which are within the geographical limits of the state। मतलब स्टेट के अंदर जो भी केसेस मिले। दूसरा, ऐसे केसेस जो डिस्ट्रिक्ट फोरम में हो चुके हैं लेकिन री अपील किया गया स्टेट कमीशन में, हमने देखा था ना विद इन 45 डेज। तो ऐसा अगर री अपील हुआ है तो वो भी केस हम यहाँ पर लड़ सकते हैं। जैसे महाराष्ट्र का केस होगा तो महाराष्ट्र के स्टेट कमीशन में ही आप उसको क्या कर सकते हो? डील कर सकते हो, अपील कर सकते हो। आगे, मॉनिटरी ज्यूरिडिक्शन क्या है? टू एंटरटेन कंप्लेंट्स वेयर द वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज पेड एज कंसिडरेशन exceeds 1 crore but does not exceeds 10 crore। what does it mean? मतलब आपका केस 1 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए बट लेस देन 10 करोड़ होना चाहिए। मतलब 10 करोड़ से छोटा केस लेकिन 1 करोड़ से बड़ा केस। 1 करोड़ से बड़ा क्यों? क्योंकि ऐसे भी 1 करोड़ से छोटा केस तो हम लोग डिस्ट्रिक्ट फोरम में लेकर के जा रहे थे, है कि नहीं। तो 1 करोड़ से बड़ा का केस होगा तो फिर हम उसको क्या करेंगे? स्टेट कमीशन में डायरेक्ट डील करेंगे। कहां डील करेंगे? स्टेट कमीशन में। तो 10 करोड़ तक का केस हम यहां पर लड़ सकते हैं। अपील, क्या इसके भी ऑर्डर को आप अपील कर सकते हैं आगे? तो यस, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप इससे नाखुश हैं, एनी पर्सन एग्रीव्ड बाय द ऑर्डर, एग्रीड मतलब नाखुश, दुखी है, बाय द स्टेट कमीशन may prefer an appeal against such order to the national commission within the period of 30 days। देखो यहाँ पे टाइम कम कर दिया, यहाँ पे टाइम कम कर दिया। 30 डेज के अंदर आपको नेशनल कमीशन में री अपील कर देना है फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर इन सच फॉर्म एंड मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। जिस तरीके का फॉर्म या मैनर बताया गया है उस तरीके से आपको वहां पर 30 डेज के अंदर अपील कर देना है जब से ऑर्डर पास हुआ है। द सेंट्रल गवर्नमेंट by notification may make rules about qualification, method of recruitment, terms of office, resignation, removal
ऑफ प्रेसिडेंट एंड मेंबर ऑफ द स्टेट कमीशन। तो यहां पर अथॉरिटी या ऑथराइज पर्सन कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कि रूल बनाएगा, वो क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन डिसाइड करेगा, प्रेसिडेंट या मेंबर को निकालना है या रखना है वो डिसाइड करेगा, ठीक है ना। तो ये कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट। However, any person already appointed as president or member in the state commission immediately before the commencement of this act, ये जो 2019 वाला एक्ट स्टार्ट होने के पहले ही कोई प्रेसिडेंट हो गया या मेंबर हो गया, तो जब तक उसका टर्म पूरा नहीं होता तब तक उसको कोई निकाल सकता नहीं, ठीक है। नाउ थर्ड वन इज नेशनल कमीशन। विच कमीशन? नेशनल कमीशन। नेशनल कमीशन में क्या हो रहा है? अ कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम एट द नेशनल लेवल। कौन सा लेवल? नेशनल लेवल। एस्टेब्लिश बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। देखो बाकी वो दोनों किसने एस्टेब्लिश किए? स्टेट गवर्नमेंट ने। और नेशनल कमीशन कौन एस्टेब्लिश कर रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट। बाय नोटिफिकेशन इज नोन एज नेशनल कमीशन। इसे क्या कहा जाता है? नेशनल कमीशन कहा जाता है, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। तो इसका ये फुल पूरा नाम ऐसा है, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन। क्या कंपोजिशन है? तो इसमें भी जो प्रेसिडेंट है उसका पहले हमको क्वालिफिकेशन देखना पड़ेगा। अ पर्सन हु इज और हैज बीन अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, मतलब ऐसा व्यक्ति जो सुप्रीम कोर्ट का जज रह चुका हो या अभी भी जज है, तो वो नेशनल कमीशन का क्या बन सकता है? प्रेसिडेंट बन सकता है। शैल बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एज द प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल कमीशन इन कंसल्टेशन विद द सीजीआई। सीजीआई मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कंसल्टेशन के साथ में वो यहाँ का प्रेसिडेंट बन सकता है। मेंबर, मेंबर कितने होने चाहिए? अब नेशनल कमीशन है तो यहाँ पर भी मिनिमम 4 नंबर रखे गए हैं, मतलब 4 मेंबर होने चाहिए, एंड नॉट मोर देन सच नंबर एज स्पेसिफाइड बाय दी सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जितने स्पेसिफाई किए उतने मैक्सिमम आप रख सकते हो, बट मिनिमम 4 तो होने चाहिए। क्या पीरियड है? अब पीरियड ध्यान दीजिए, 5 इयर्स का पीरियड था। डिस्ट्रिक्ट कमीशन में, डिस्ट्रिक्ट फोरम में 65 इयर्स के एज पे रिटायरमेंट होता था। स्टेट कमीशन में 67 इयर्स के एज पे रिटायरमेंट हो रहा है। और यहां पर अप टू द एज प्रिस्क्राइब, मतलब जैसा लॉ में कहा गया है। तो यहां पर कोई प्रॉपर एज नहीं बताई गई है रिटायरमेंट की, अप टू द एज प्रिस्क्राइब। तो जैसा प्रिस्क्राइब किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा उसके हिसाब से डिसाइड किया जाएगा, ठीक है। तो 5 इयर्स यहां पर भी है, और जब तक प्रिस्क्राइब नहीं किया है तब तक आप रह सकते हैं। क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन वही सेम, मेंबर नॉट बी लेस देन 35 इयर्स ऑफ एज, 35 ईयर से ज्यादा होना चाहिए उसका एज। दूसरा, कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से बैचलर की डिग्री होनी चाहिए। एक्सपीरियंस, दे शुड हैव एडिक्वेट नॉलेज एंड एटलीस्ट 10 इयर्स एक्सपीरियंस, 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। डीलिंग विद प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू इकोनॉमिक, लॉ, कॉमर्स, अकाउंटेंसी, इंडस्ट्री एंड पब्लिक अफेयर्स एंड, मतलब ये जो एक्सपीरियंस वाला बात है ना ये सेम है, एजुकेशन वाला बात सेम है, एज वाला बात सेम है, ये सबके साथ क्वालिफिकेशन सेम रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन, it can entertain original cases as well as appeals against the order of the state commission which are within the geographical limits of the state। तो यहां पर आप ओरिजिनल केसेस ले सकते हैं। दूसरा, अगर स्टेट कमीशन से कोई अपील हुआ है विद इन 30 डेज तो वो भी आप यहां पर ले सकते हैं। मॉनिटरी ज्यूरिडिक्शन, टू एंटरटेन कंप्लेंट्स where the value of the goods or services paid as consideration exceeds 10 करोड़, मतलब यहां पर अगर आपका वॉल्यूम कंसिडरेशन का 10 करोड़ से ज्यादा का है तो आप नेशनल कमीशन में डायरेक्ट जा सकते हो, ठीक है। आपको डिस्ट्रिक्ट फोरम या स्टेट कमीशन में जाने की जरूरत नहीं। 10 करोड़ से ज्यादा का वैल्यू है तो सीधा नेशनल कमीशन में आप रिपोर्ट करो।
अपील, क्या इसके खिलाफ अपील किया जा सकता है? अगर कोई व्यक्ति नाखुश है सुप्रीम नेशनल कमीशन के जजमेंट से, so any person aggrieved by an order made by the national commission may prefer an appeal against such order to the supreme court within the period of 30 days. 30 दिन के अंदर वो सुप्रीम कोर्ट में क्या कर सकता है? केस फाइल कर सकता है, अपील कर सकता है फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर. The central government may be by notification make rules about the qualification, appointment, terms of the office, salary, resignation and removal of the president and member of the national commission. However, the president and the members shall hold the office for maximum 5 years but are eligible for reappointment. तो ज्यादा 5 साल के लिए ये लोग रुक सकते हैं या उसके बाद रीअपॉइंटमेंट उनका हो सकता है. The act further provides that the president can work up to the age of 70 years. तो यहां पर इन्होंने दिखाया है द प्रेसिडेंट कैन वर्क, मतलब जो एक्ट है वो 70 ईयर्स तक का यहां पर उनको छूट देता है कि 70 ईयर्स तक वो क्या कर सकते हैं? जज बने रह सकते हैं, प्रेसिडेंट बने रह सकते हैं. एंड मेंबर्स कैन वर्क अप टू द एज ऑफ 67 ईयर्स. देखो दो चीजें, मेंबर्स के लिए अलग है और प्रेसिडेंट के लिए अलग है. तो प्रेसिडेंट के लिए क्या टाइमिंग दिया गया? 70 ईयर्स. और मेंबर्स के लिए क्या बोला है? 67 ईयर्स तक वो मेंबर बने रह सकते हैं. किसके? नेशनल कमीशन के. नाउ द नेक्स्ट टर्म कम्स एज पेनल्टी. पेनल्टी क्या है? कोर्ट के ऑर्डर देने के बाद भी अगर किसी ने कोर्ट का आदेश नहीं माना, कोर्ट के आदेश की अवहेलना की, तो क्या होगा? इफ एनी पार्टी फेल टू कंप्लाई विथ any order made by the district commission, state commission or national commission, it shall be punishable with an imprisonment, मतलब behind the bar, not less than 1 month but may extend to 3 years, or with a fine which shall not be less than 25,000 but may extend up to rupees 1 lakh, or with both. What does it mean? तो अगर डिस्ट्रिक्ट कमीशन ने कोई जजमेंट दे दिया या स्टेट कमीशन ने दे दिया या नेशनल कमीशन ने कोई जजमेंट दे दिया और आपने उसको नहीं माना, तो आपको 1 महीने तक की जेल हो सकती है या उसका पीरियड 3 साल तक भी बढ़ाया जा सकता है. दूसरा, आपके ऊपर फाइन लगाया जा सकता है कम से कम 25 लाख का, 25,000 का, या जो बढ़ सकता है 1 लाख रुपए तक, या दोनों हो सकता है. दोनों मतलब जेल भी हो सकती है और पेनल्टी भी भरना पड़ सकता है. ठीक है, तो ये पेनल्टी के कॉम्प्लायंसेस है कि जो भी आदेश आया है वो आदेश आपको मानना पड़ेगा. मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन एंड एनजीओ. अब जब कंज्यूमर प्रोटेक्शन की हम बात करते हैं तो इसके अंदर जो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन बने हुए हैं या कोई नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कंज्यूमर्स की हेल्प करना चाहता है, तो उनके क्या रोल है? सो एनजीओ और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस आर नॉन प्रॉफिट और नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन व्हिच एम्स एट प्रमोटिंग द वेलफेयर ऑफ द पीपल. जो लोगों की भलाई करना चाहते हैं ऐसे एनजीओ होते हैं. द मेन एम ऑफ दिस एनजीओ is to study the trend of price in the market and publish them for the information of the consumer. तो यहाँ पर प्राइस ट्रेंड वो बताते हैं. जैसे कि देखो बीच में बहुत बवाल उठा था रिगार्डिंग प्राइजेस ऑफ ऑयल. पेट्रोल डीजल के जो प्राइजेस हैं वो इंक्रीज हो गए और उसके साथ साथ जो एडिबल ऑयल है ना, जो खाद्य तेल है, उसके भी प्राइस बढ़ गए. तो ये जो एनजीओ होते हैं ना, तो टाइम टाइम पे ये प्राइजेस क्या करते हैं? डिस्क्लोज करते हैं, ओपन करते हैं कि पहले जो एलपीजी गैस था उसका प्राइस कितना था, अब कितना है. ऑयल का प्राइस पहले कितना था, अब कितना है. तो प्राइस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन वो मार्केट में स्प्रेड करते हैं. एंड दी एजिटेट अगेंस्ट दी माल प्रैक्टिसेस ऑफ ट्रेडर. और कहीं पर अगर कोई ट्रेडर ने माल प्रैक्टिसेस किया है, कहीं पे कुछ फ्रॉड कर रहा है, कोई मिलावट कर रहा है, तो उसको भी वो उजागर करते हैं. रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन एंड एनजीओ इन द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन. क्या रोल है? सबसे पहला, टू ऑर्गेनाइज
campaigns and various programs on consumer issues to create social awareness. तो कंज्यूमर से रिलेटेड जो भी इश्यूज होते हैं उसको सब तक पहुंचाने के लिए ये कैंपेन वर्कआउट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स कंडक्ट करते हैं. नंबर 2, टू ऑर्गेनाइज ट्रेनिंग प्रोग्राम for the consumer and make them cautious of their rights and modes of redressal of their grievances. तो कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं, जैसे अगर किसी शॉपकीपर को हमको टेस्ट करना है कि वेदर ही इज सेलिंग हिज प्रोडक्ट प्रॉपर और नॉट, तो किस तरीके से किया जाए. अगर किसी प्रोडक्ट में मिलावट है तो उसको टेस्ट कैसे किया जाए. आजकल बहुत सारे वीडियोस भी आते हैं ना, असली हनी कैसे टेस्ट करना है, असली टी पाउडर कैसे आप टेस्ट कर सकते हो घर पे, राइट. तो यहां पर आपको ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रोवाइड किए जाते हैं. और साथ ही साथ आपको अगर केस लड़ना है तो कौन से रिड्रेसल एजेंसी में आपको अपने ग्रीवेंसेस को लेकर के जाना पड़ेगा, आपके अधिकार क्या है, इसके बारे में भी वो हमें जागरूक करते हैं. टू पब्लिश पीरियोडिकल टू एनलाइटन, एनलाइटन मतलब अवेयर करना अगेन, ठीक है, द कंज्यूमर अबाउट वेरियस कंज्यूमर रिलेटेड डेवलपमेंट. तो कंज्यूमर रिलेटेड डेवलपमेंट के क्षेत्र में और कुछ नया आया है तो उसके लिए वो पीरियोडिकल मतलब समझ लो मैगजीन्स वगैरह जैसे निकालते हैं, न्यूज़पेपर्स में वो कहीं ना कहीं आपको हाईलाइट करेंगे. टू प्रोवाइड फ्री लीगल एडवाइस टू मेंबर्स, कई बार ऐसे ऑर्गेनाइजेशन फ्री लीगल एडवाइस भी प्रोवाइड करते हैं ऑन द मैटर ऑफ कंज्यूमर इंटरेस्ट एंड हेल्प देम टू टेक अप ग्रीवेंसेस. तो कंज्यूमर कुछ अपनी शिकायतें कंज्यूमर कोर्ट में ले जा सकें तो फ्री हेल्प भी वो प्रोवाइड करते हैं. To interact with businessmen and chamber of commerce and industry for ensuring a better deal for consumer. तो कंज्यूमर की सुनवाई कहीं पर भी नहीं होती, तो ये क्या करते हैं, बिजनेसमैन और चैम्बर ऑफ कॉमर्स से बात करके कंज्यूमर की चीजें वहां तक पहुंचाते हैं. इन द सेंस कंज्यूमर का जो इंटेंशन है, कंज्यूमर का जो व्यू पॉइंट है, कंज्यूमर के लिए जो डील बेटर हो सकती है वो वहां तक पहुंचाई जाती है. To file public interest litigation on important issues, consumer issues such as ban on product injurious to the public health. ऐसे प्रोडक्ट को बैन करना जो पब्लिक हेल्थ के लिए इंजीरियस हो सकता है, हार्मफुल हो सकता है, तो इसके लिए पब्लिक लिटिगेशन भी ये डालते हैं. द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल, क्या क्या एग्जाम्पल है और कौन आपकी मदद कर सकते हैं. आप कभी ऐसी चीजों में फंस गए तो आप जा सकते हैं कंज्यूमर गाइडेंस सोसाइटी ऑफ इंडिया के पास, CGSI, वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशन इन इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर एजुकेशन, वॉइस के पास आप जा सकते हैं. कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर, यहां पर जाकर के आप अप्रोच कर सकते हैं, ये लोग आपकी हेल्प करेंगे, मदद करेंगे. कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ इंडिया कैल, मुंबई ग्राहक पंचायत MGP एंड ग्राहक शक्ति GS. तो इनके पास जाकर के आप इनकी हेल्प ले सकते हैं, मदद ले सकते हैं कि किस तरीके से आपके साथ किसी शॉपकीपर ने फ्रॉड किया, इनजस्टिस किया, तो आप इनकी मदद से जाकर के अपने लिए एक प्रोसेस की जानकारी ले सकते हैं, आपके राइट्स को आप समझ सकते हैं और फिर ग्रीवेंसेस के लिए डिस्ट्रिक्ट फोरम हो या नेशनल कमीशन हो या स्टेट कमीशन में केस फाइल कर सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे ये पर्टिकुलर चैप्टर एंड होता है. इसी के साथ साथ एट द एंड इन्होंने एक कंपैरेटिव स्टडी बताई है रिगार्डिंग डिस्टिंग्विश बिटवीन डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन एंड नेशनल कमीशन. ये पर्टिकुलर डिस्टिंग्विश आपको पूरे चैप्टर का समरी प्रोवाइड कर देता है. तो ये डिस्टिंग्विश बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, एटलीस्ट राइट इट 3 टाइम्स. ठीक है, तो डन फॉर द डे. थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग. मिलते हैं अगले एपिसोड में विथ न्यू चैप्टर. तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, शब्बा खैर, सायोनारा, बाय बाय एवरीवन.